हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वैशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th केमिस्ट्री का सिलेबस। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने लैंथेनॉइड के बारे में देखा था, तो उसका पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखा। एक बड़ा टॉपिक है, हम लैंथेनॉइड्स के सारे प्रॉपर्टीज़ को देख रहे। तो आज का जो पार्ट 2 है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लैंथेनॉइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनॉइड्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। हम हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस को देख रहे हैं। तो आज का है लेक्चर नंबर 7। तो चलो आज का जो लेक्चर है इनर ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमें लैंथेनॉइड का सेकंड पार्ट देखना है। तो आज के लेक्चर में हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कलर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक आयोनिक रेडिया, ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करनी है और बहुत सारे टेबल्स भी देखने और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने। तो लैंथेनॉइड्स आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे, यूजेस देखे थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में चला जाएगा, एफ ब्लॉक में चला जाएगा। सो चलो देखते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को लगेगा कि हमारे रूल्स थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, उस रूल के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में थोड़े से चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके बुक में दिया गया है या फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी, वो सारे एक्सपेरिमेंटली पता चले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल के हिसाब से ही है। बट थोड़े से चेंजेस अगर दिखेंगे तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होता है। तो जो लैंथेनॉइड्स होगा उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद 4f आएगा। यहाँ पे 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0 to 14 होंगे। और यहाँ पे 5d होगा, जिसमें 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 से लेकर 2 ही होंगे 5d में। और यहाँ पे 6s होगा जो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 6s में एंटर होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, 2 ही हो सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में क्या होंगे, एंटर होंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, इसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, इससे उससे थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फील होते हैं फॉर द लैंथेनॉइड, और बाकी के कहाँ चले जाएंगे, 4f में। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द लैंथेनॉइड्स क्या होगा। ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f 0 to 14, 5d हो सकता है 0 से लेकर 2। आपको लगेगा कि d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही फिल होते हैं। और 6s2, तो ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होगा। तो ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, नीचे लिखती हूँ मैं, 4d10, 5p6। तो इतना बड़ा लिखने की जगह पे क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ ज़ेनॉन लिखेंगे। तो ये ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ज़ेनॉन का हम सिंप्लीफाई करेंगे और लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतना बड़ा लिखेंगे, उसके बाद ये आएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इतना हर जगह पे कॉमन है। तो ये क्या है, ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि इनर्ट गैस है ये। तो ज़ेनॉन और ये ऐसे होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना पड़ता है, चूज़। तो यहाँ पे याद रखो 4f 0 to 14, 5d 0 to 2 एंड 6s 2।
तो ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये ग्रेजुअली एफ ऑर्बिटल को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। लेकिन इनका जो पहला मेंबर है, तो उस पहले मेंबर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इनका पहला मेंबर है लैंथेनम, ओके, जिसका सिंबल है La। तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। तो इसमें क्या होता है, इसकी 5d की और जो आपका 4f ऑर्बिटल है, इन दोनों की एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोजर है, क्लोज एनर्जी, ज़्यादा फर्क नहीं इन दोनों के एनर्जी में। 5d ऑर्बिटल और 4f ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4f इज स्लाइटली हायर इन एनर्जी दैन 5। तो क्या है, दोनों की क्लोज है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा किसकी होगी, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी 4f की, और 5d की क्या है, थोड़ी सी कम एनर्जी है इसके लिए। तो ये जो होता है लैंथेनम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसका होता है ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन का बहुत बड़ा है, अभी हमने देखा। इसके साथ आएगा 6s2 5d1, ओके। बट यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि इसने एफ ऑर्बिटल में एक्चुअल क्या होना चाहिए था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअल होना चाहिए था ज़ेनॉन 6s2 और 4f1, ऐसे होना चाहिए था। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हमने देखा है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, बाद में एंटर करते, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करते। तो इसके 6s2 फिल होने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहते, एक ही इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे ऐड करता है, उसने एक्चुअल करना चाहिए था अपने एफ ऑर्बिटल में, बट एफ ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो कहाँ पे एंटर होता है, 5d। मतलब एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन ये दिख नहीं रहा। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा। चाहे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4f को 0 भी लिख सकते, मतलब ये होगा ज़ेनॉन 4f0 6s2 5d1। ये इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल ये इलेक्ट्रॉन f में होना चाहिए था, बट f की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, d में जा रहा है। और एक एग्जांपल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। यहाँ पे एक और एलिमेंट है जिसका नाम है यहाँ पे गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, जिसका सिंबल है Gd, ओके। और इसका एटॉमिक नंबर है 64। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ज़ेनॉन। एक्चुअल क्या होना चाहिए था वो लिख रही हूँ मैं पहले। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ज़ेनॉन 4f में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन हमने एक रूल देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो हाफ फील्ड होते हैं d एंड f ऑर्बिटल, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती, ज़्यादा होती। यहाँ पे f ऑर्बिटल देखो क्या होगा, इस पे रीज़न भी आता है कभी कभी एग्ज़ाम में। तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए क्या, 7 चाहिए थे, 7 और 8। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये क्या होता, हाफ फील्ड होता। और हाफ फील्ड कंडीशन कैसे होती है, स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी पर्पस के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से 5d में एंटर करेगा। तो एक्चुअल ऐसे होना चाहिए था, बट ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इसका, गैडोलियम का। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर कोई पूछे तो ग्राउंड स्टेट एक्सपेक्टेड, ये सारे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एक्सपेक्टेड क्या था, 4f8 6s2, बट एक्चुअल में ऑब्जर्व क्या है, 4f7 6s2 5d1। तो यहाँ पे 5d में 0 है, यहाँ पे 1 क्यों, यहाँ से उसने शिफ्ट क्यों किया, टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, व्हाई द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम एंड द ल्यूटेटियम आर डिफरेंट दैन द एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन और स्टेबल ऑर्बिटल, ये अपने एफ ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे 8 थे, 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे एक चला गया, तो ये कम हाफ फील्ड होता है और ये स्टेबल होता है। तो क्या लिख सकते हो, गैडोलिनियम। और एक एलिमेंट दिखाता है ऐसा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते। दूसरा है यहाँ पे ल्यूटेटियम कहा जाता है उसे, ल्यूटेटियम। तो ल्यूटेटियम का यहाँ पे है
LU सिंबल है और 71 इसका क्या है, नंबर है। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ज़ीनॉन। ज़ीनॉन के साथ होता है, इसके पास होता है, यहाँ पे देखो, तो इसका 71 नंबर है, तो क्या होगा, ज़ीनॉन होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा 4F14, उसके बाद होगा 5D1 और 6S2। तो इसका एक्सपेक्टेड और जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो दोनों भी ऐसे ही सेम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कम्प्लीटली फील्ड हुआ है, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में, मतलब 3 केसेस है जहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। पहला है लैंथेनम जिसका 57 एटॉमिक नंबर है, दूसरा है यहाँ पे गैडोलियम जिसका 64 है, और तीसरा है ल्यूटेटियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर 71 है। इन तीनों केसेस को छोड़ा तो बाकी किसी में भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है, बाकी सारे क्या होंगे, 4F और 6S ऑर्बिटल ही फिल होता है। ओके, तो ये दोनों केसेस है। तो क्वेश्चन था, व्हाई द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम एंड द ल्यूटेटियम आर डिफरेंट दैन द एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड से अलग क्यों है, टू अचीव द स्टेबल। ये हाफ फील्ड होके स्टेबल हो जाता है, ये कंप्लीटली फील्ड होके स्टेबल हो जाता है, इसलिए उनका एक एक इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है 5D ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इसी पे बेस आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 183 पे एक टेबल दिया है, उस टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस है, उसे हमें कंप्लीट करना है। अभी मैं आप लोगों को टेबल दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेंसिल ले लो साथ में, और टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है उसे हमें फिल करना है। पेज नंबर है 183। तो देखो ये टेबल है, 183 पेज नंबर है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो टेक्स्ट बुक में देखो आपने। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, एलिमेंट दिए, उनके सिंबल दिए, एटॉमिक नंबर, एक्सपेक्टेड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑब्जर्व ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद जो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएंगे, मतलब जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब। एटॉमिक आयोनिक रेडियाई दिए, ये तो सारा प्रिंटेड ही दिया है, और इन दोनों की क्या है अभी तक पता ही नहीं चली, क्योंकि ये थोड़े से क्या है, बहुत बड़े साइज़ के, और इनकी फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, हमें नहीं भरना है, इसके मिले ही नहीं अभी तक एटॉमिक रेडिया। तो चलो देखते हैं कि हर एक का हमें दिया है। तो ये है, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है लैंथेनाइड्स। तो यहाँ पे लैंथेनम है, सीरियम है, उसके बाद प्रेसिडोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, उसके बाद है यहाँ पे प्रोमिथियम, उसके बाद है सैमेरियन, यूरोपियम, उसके बाद है गैलोलिनियम, उसके बाद है टर्बिवियम, उसके बाद है डायस्पोरोस्पीसियम, हल्मियम, उसके बाद है अर्बियम, थुलियम, उसके बाद है ये एट्रेबियम, एंड लास्ट वन है लुटेटियम। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके सिंबल दिए, उनके एटॉमिक नंबर है 57 से लेकर 71 तक, और इनका जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड मतलब अकॉर्डिंग टू रूल, और ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट से जो पता चला है, दोनों भी दिए उन्होंने। और यहाँ पे इन दोनों को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो क्या है यहाँ पे, 4F0 5D1 6S2, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे 4S में से इलेक्ट्रॉन ये 4S के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वैसे ही होगा, यहाँ के 2 और यहाँ का 1, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, तब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, यहाँ पे +2 है। ओके, और इसके एटॉमिक रेडियाई कितनी, 187, आयोनिक रेडियाई 103। दूसरा है सी, 58 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सपेक्टेड था 4F2 6S2, बट यहाँ पे 4F1 6S1 और 6S2 हो रहा है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, तो ये कौन से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ के, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 4F1 5D1। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 2 और यहाँ पे डी का 1 आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 4 5 6, ये दोनों आउटर मोस्ट सेल है, तो यहाँ के 2 और यहाँ के 1, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो सिर्फ क्या जाएगा, 4F1। तो यहाँ पे जिनॉन है, हाँ जिनॉन के साथ इतना रह जाएगा, तो जिनॉन कॉमनली है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने दिया है यहाँ पे PR 59 है,
इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑब्जर्व दोनों सेम ही, 4f3 6s2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा और +3 में यहाँ के 2 और यहाँ का 1, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा जीनॉन 4f2। तो यहाँ पे जीनॉन 4f, यहाँ पे 3 चाहिए था। थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है Nd60, जीनॉन ए 4f4 और 6s2, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये बन जाएगा 4f4, और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये बन जाएगा 4f3। नेक्स्ट यहाँ पे 4f5 है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद 5 चाहिए था एक्चुअल, लो 4f5, सॉरी 4f4 ही रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाला है ना, यहाँ के 2 और यहाँ के 3, यहाँ पे 5 चाहिए था। ओके, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। उसके बाद देखो 4f6, नेक्स्ट है Sm, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो क्या करेगा, यहाँ पे 4f5, यहाँ पे उन्होंने ही दिया है। जब वो क्या है और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4f7 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा बाहर के, तो ये बन जाएगा 4f7। यहाँ पे क्या होगा, 4f7 ही रहेगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है ना, 2 और 1 3। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 4f7 हो जाएगा, ये 4f7, और उसके साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है तो ये 9 रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 4f10 हो जाएगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने खुद ही दिया है यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 चाहिए था। उसके बाद है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4f12 और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए और ये बन जाएगा 4f11। नेक्स्ट देखो यहाँ पे उन्होंने दोनों भी दिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, दोनों भी दिए, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 13 चाहिए था, यहाँ पे 12, यहाँ पे उन्होंने 13 कहा है, यहाँ पे 14 चाहिए था, यहाँ पे बन जाएगा 4f13। ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट वाला, यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के लूज़ करेगा, यहाँ पे, तो ये बनेगा 4f14 5d1, और जब 3 लूज़ कर देगा तो ये ऐसे रहेगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसे फिल करना है। तो जो भी बड़े ऑर्बिटल होते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते। तो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, मैं आपको टेबल पे ही दिखाती हूँ। तो हमेशा याद रखो, इसके पास देखो 4f है, इसके पास 5d है और 6s है। तो क्या करेगा, जब पहला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पहले यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दूसरा अगर डोनेट करना है तो यहाँ का दूसरा कर देगा, तीसरा डोनेट करना है तो यहाँ का कर देगा। अगर ये एब्सेंट है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से करता है। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कौन सी, 6 नंबर की है। पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो किससे निकालेगा, उसके बाद 5 बन जाएगी उसके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, यहाँ से निकालेगा। फिर उसके बाद नंबर आता है कि वो 4f से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। सेकंड हमें प्रॉपर्टी देखनी है लैंथेनॉइड्स की, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन है फ्रॉम पेज नंबर 184, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करते, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, अगर उसके न्यूक्लियस के फोर्स को निकाल के हमें उसे बाहर करना है उस इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड, उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आयन फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन है, सम एलिमेंट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम हैव ओनली 2, कैन दिस बी जस्टिफाई बेस्ड ऑन देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
तो इनका कहना है कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऐसे भी एलिमेंट है वेरिएबल है जिनके पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 टाइप, मतलब कोई भी 2 नंबर है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर है यस। एन एलिमेंट कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड होती है जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एलिमेंट की जो एबिलिटी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। सो दिस इज इन टर्म डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या है? यहाँ पे डिपेंड है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर्टिकुलर आयन का जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी जाता है उतना क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा? हायर होगा। And on the basis of the ionization enthalpy we can determine if the species lose electron to show next oxidation state। तो हम यही से हमें पता लगेगा कि क्या एलिमेंट लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सके? चेंज हो सके। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है ऑन पेज नंबर 184, वहाँ पे उन्होंने लैंथेनॉइड्स के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को दिखाया गया है। तो चलो हम उस टेबल को भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये लैंथेनॉइड से IE1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड IE3 मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये एनर्जीज दिए इन किलोजूल पर मोल में दिए एनर्जीज कितने लगे। तो लैंथेनाइड के पहले मेंबर के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? ओनली 538 किलोजूल पर मोल। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1067 और थर्ड को देखो 1850। मतलब हर जगह पे आप देखोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज़्यादा है, और थर्ड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब टू लूज द थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? जब वो आयन फॉर्म करता है तब वो क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। अगर उसे रिमूव करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इस पर एक प्लस चार्ज आता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो 2 प्लस चार्ज आएंगे। तो 2 प्लस चार्ज आयन होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और फोर्थ तो उससे भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अगर कोई फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है अपने आउटर मोस्ट सेल से तो उसे और ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये टेबल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। तो चलो इस पे वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब IE4। तो इनमें से किसका IE4 ज़्यादा होगा ऐसे पूछा है उन्होंने दिया है La4+, उन्होंने दिया है Gd4+, और उन्होंने दिया है Lu4+। ये पहला मेंबर है, ये मिडल वाला मेंबर है और ये लास्ट वाला मेंबर है लैंथेनॉइड का। ओके, तो चलो देखते हैं फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट और आयन। तो पहले क्या करते हैं हम? एलिमेंट या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते। तो यहाँ पे दिखेगा क्या आपको? तो देखो, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। पहले हम देखेंगे La का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है xenon 4f0 5s 5d है, 4s है, 6s है, 1 6s 2। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? La3+ आयन जब फॉर्म करेगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन xenon जैसा बन जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ के 2 और यहाँ का 1, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन xenon 4f0, मैं 4f0 लिख ही देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, ऐसे बन जाएगा। दूसरा जो मेंबर है इनका वो है Gd, मिडल वाला। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चों xenon का आएगा 4f में होता है, हम सिर्फ ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 5d1 6s2। ये भी जब Gd3+ आयन फॉर्म करता है, हमें 4 का देखना है,
तो 3+ आयन से ही 4th इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ज़ेनॉन। 3 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 यहाँ से निकलेंगे, तीसरा ये निकलेगा, तो ये बन जाएगा 4f7। और तीसरा मेंबर उन्होंने दिया है Lu, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एलिमेंट का, मेटल का 4f14 5d1 6h2। और जब ये Lu3+ आयन फॉर्म करता है तब ये बन जाता है ज़ेनॉन। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, तो यहाँ पे देखो 4f14 होगा। अगर तीनों कंडीशन देखोगे आप तो तीनों कंडीशन स्टेबल है। इन तीनों कंडीशन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किससे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ऐसा क्वेश्चन है, किसकी एनर्जी सबसे हायर होगी। तो देखो अभी चेक करने हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नो, किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विल बी less as compared to the electron required to remove the energy required to remove the electron from the pair। मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली निकलता है, लेकिन पेयर में हो तो वो इजीली निकलता नहीं है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती। अल्सो कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, जिसमें ऑक्यूपाई हुआ है इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी कंपेयर करो। तो यहाँ पे 4f में तो नहीं है, इन दोनों 4f में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है। तो हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी है, लेकिन कंप्लीटली फील्ड, इसकी कंडीशन ऐसी ही बच्चों। इसके पास 7 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हुई क्या? 7 3 3 7। और इसकी कंडीशन कैसी है? इसके हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 है, मतलब क्या होंगे? पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पेयर में से बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, उसके बाद क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पीरियड में क्या होता है? डिक्रीज होता है। बट फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हैविंग नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसका देखो ज़ीनॉन जैसा बन गया है, इसका और La3+ का और ज़ीनॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ज़ीनॉन जैसा है। तो नोबेल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये पॉसिबल, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब ये पॉसिबल होगा। ओके, इसीलिए क्या होगा? ये जो La होगा, इसका फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से आयन का होगा? यहाँ पे La4+। बहुत ज़्यादा, बहुत अमाउंट में हिट, वैसे तो इम्पॉसिबल ही, लेकिन बहुत ज़्यादा हिट प्रोवाइड करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब सबसे हाईएस्ट जो होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये फर्स्ट नंबर इसका होगा, सेकंड नंबर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑक्यूपाइड है, और थर्ड, मतलब तीनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कम एनर्जी में, थोड़ी और एनर्जी दोगे तो ये निकलेगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ये निकलेगा, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाता है। यहाँ पे हाफ फील्ड कंडीशन है जो भी स्टेबल है, और यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन है वो भी स्टेबल है। तो हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे डिफिकल्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो चलो अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करनी है, लैंथेनॉइड्स के। कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्या होता है? +3 होता है मोस्टली। ओके, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी दिखाते हैं। मतलब अपने जो 6s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को लूज करके उनका क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसके साथ और किसी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या होता है? +3। तो कॉमनली +3 होता है, बट some element shows the it remove 2 electron from the s subcell and the oxidation state is +2। कभी कभी +2 भी हो सकती है। कभी कभी 4f से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, कभी कभी 5d से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो वो डिपेंड है। ओके, सो 4f इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली स्क्रीन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। तो 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर क्या करता है? स्क्रीन करता है 5f और
5p के इलेक्ट्रॉन उसे स्क्रीन शील्ड करते हैं, तो ये क्या है, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो 4f के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको उनके इनर शेल ने क्या करके रखा है, शील्ड करके रखा है, इसलिए ये कभी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, 6s के और 5d के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। 4f के इलेक्ट्रॉन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है जनरली, कभी कभी +2 भी दिखाता है। लैंथेनॉइड्स जो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कहा जाता है ऐसे कि +2 से लेकर +4 तक इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 भी दिखाते हैं कभी कभी। यहाँ पे देखो जो होगा उनका जो होगा f ऑर्बिटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो f में 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक तो f में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक तो f में 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब कंप्लीटली एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, ऐसे 3 कंडीशन में f ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है। एम्प्टी कंडीशन में, हाफ फिल्ड कंडीशन में और कंप्लीटली फिल्ड कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, स्टेबल आयन बनाता है। तो जनरली जो Ce होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ताकि इसके f ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +4। जो Tb होता है, दिख रहा है ना, ओके, जो Tb होता है वो भी 4+ इलेक्ट्रॉन दिखाता है ताकि इसके f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए और स्टेबल कंडीशन आए, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4। जो Yb होता है ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ताकि इसके f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाएगा, +2। तो ऐसे +2 से लेकर +4 तक क्या होंगे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। ये कंडीशन मैंने बताई। ये हाफ फील्ड कंडीशन है तो ये आयन स्टेबल हो गया, सॉरी ये एम्प्टी कंडीशन है तो ये आयन हो गया स्टेबल। ये हाफ फील्ड कंडीशन है, ये आयन स्टेबल हो गया। और तीसरी जो कंडीशन है ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड कंडीशन है, ये आयन भी स्टेबल होगा। तब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, +4 एंड +2। तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो क्या है। उन्होंने कहा है सेरियम एंड टर्बियम बिहेव गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये एक्ट होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब क्या है, सेरियम एंड द टर्बियम बिहेव एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तब वो क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते। ऐसा क्यों, हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो देखते हैं। ये जो सेरियम होता है इसका सिंबल है C, इसका है Tb। दोनों भी क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते। तो देखो कैसे, सेरियम जो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जेनॉन, जेनॉन के साथ आएगा 4f1 3d1 और यहाँ पे होगा 6s2। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो 4f में 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक तो 4f में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक तो 4f में 14। तो ये तीनों कंडीशन क्या होती है, स्टेबल। ये क्या कर सकता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके जेनॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेगा, तब ये बन जाता है 4+ और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4f0 जो कि एम्प्टी कंडीशन है। ऐसा आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। ओके, दूसरा देखो टीबी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये दिखाता है जेनॉन, जेनॉन के साथ होता है 4f0 6s2। 0 नहीं है, यहाँ पे 9 है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ला सकता है, 7। तो 7 होने के लिए इसे यहाँ के 2 और यहाँ के 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, तभी ये बन जाएगा जेनॉन 4f7। और ऐसी कंडीशन भी क्या होती है, स्टेबल होती है। ये बना लेगा Tb4+ आयन जो क्या है, एक स्टेबल आयन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 होगा। मतलब दोनों भी क्या कर रहे हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ये भी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 होगा। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द कन्फिग्रेशन ऑफ द CE
Ce4+ is the more favorable because it shows the electronic configuration like noble gases, xenon जैसा दिखाएगा, but it can be easily converted into stable Ce3+. कभी कभी इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Ce3+ में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेबल कंडीशन है, तो इसे मैं मिटा देती हूँ अभी। ये स्टेबल कंडीशन है Ce4+, बट कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Ce3+ में भी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 था, यहाँ पे 3 एक कम हो गया, इसका रिडक्शन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्या होगा, एक्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो खुद का रिडक्शन करेंगे लेकिन दूसरों का क्या करते, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सेरेनियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को या स्टेट, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट हो सकता है। अभी टीबी की बात करते हैं। टीबी के लिए क्या होगा, ये आयन भी क्या है, स्टेबिलाईज है। ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन लाके ये क्या होता है, स्टेबिलाईज होता है। लेकिन कभी कभी केमिकल रिएक्शन में ये Tb4+ क्या है, Tb3+ में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे +3 था, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ, मतलब इसने दूसरों को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प की, तो ये भी एक्ट होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों भी क्या होंगे, दे एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उनका खुद का क्या होता है, रिडक्शन बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा और एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, की क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है सुनो, उन्होंने कहा है यूरोपियम, जिसका सिंबल है EU, एंड दूसरा है यहाँ पे एट्रीबियम, जिसका सिंबल है YB। इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोला है, +2 है, और ये दोनों भी एक्ट होते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या होंगे, एक्ट होंगे। तो चलो दोनों को देखते हैं। मैं यहीं पे 2 पार्ट बना रही हूँ। मैं पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, जेनॉन, जेनॉन के साथ होगा 4f7 6s2, ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जेनॉन 4f14 और यहाँ पे होगा 6s2। तो ये क्या करेगा, कौन से कंडीशन ला सकते हैं, 4f0 ला सकते हैं, 4f7 ला सकते हैं, 4f14। 0 लाना तो पॉसिबल नहीं है, ये 4f7 है, 4f14 कंडीशन लाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, तो ये बन जाएगा EU2+, सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा जेनॉन और 4f7। ये भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कौन सा आयन बन जाएगा, ये YB2+ बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जेनॉन और 4f में क्या होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने लूज किए। तो अभी +2 कैसे बना ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो समझ में आया। अभी हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दोनों क्या करेंगे। दोनों भी क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि U क्या करता है, U2+ आयन फॉर्म करता है, तब हाफ फिल्ड कंडीशन होती है F की। और कभी कभी क्या करता है ये EU2+, एक इलेक्ट्रॉन और क्या कर देता है, यहाँ से इजीली क्या होता है U3+ आयन में कन्वर्ट होता है। तो अपने हाफ फील्ड F ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। मतलब क्या होगा, ये जो EU2+ है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा U3+। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ पे +3, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन, अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या एक्ट होगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, जो दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करेंगे। तो YB का भी वैसे ही होगा। YB2+ आयन जो है एक्सट्रीम कंडीशन में क्या करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे लूज कर देते हैं, और यहाँ पे ये बन जाता है YB3+। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब क्या हुआ, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब वो क्या एक्ट हुए, एज ए रिड्यूसिंग
एजेंट। इसीलिए जब भी यूरोपियम और दो यहाँ पे एट्रेबियम में ये जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी, तो दोनों भी एक्ट होते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन वो दूसरों के रिडक्शन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत क्वेश्चन आए। उन्होंने कहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें बताना है व्हाई सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन का है Ce4, मतलब जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +4 होगा, इज एसिडिक। +4 ऑक्सीडेशन के साथ सी का सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। इसे हमें केमिकल इक्वेशन से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो चलो देखते हैं क्यों एसिडिक होता है सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड थ्योरी, द स्पेसीज दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसिड। ऐसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो लुईस ने उसे क्या कहा था, एसिड कहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो सी का क्या होगा, सी का होगा जेनॉन, जेनॉन के साथ यहाँ पे आएगा 4f1, उसके बाद 5d1 6s2। जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये बन जाता है Ce4+, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है, स्टॉक नोटेशन हमने देखे 11th में, तो ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ओके। तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसे बन गया, अभी जेनॉन जैसे बन गया। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसने दिखाई। तो क्या होगा, ये जो Ce4+ होता है ये क्या करता है, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल। जैसे ही इसे आप पानी में ऐड करोगे तो ये जो Ce4+ होता है तो वाटर में ऐड करोगे, मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ वाटर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है CeH2O, ये n नंबर होगा, और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा यहाँ पे 4+। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जब बनाता है तो ये जो वाटर होता है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेता है। मगर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है Fe4+ ने, तो लेविस के हिसाब से ये क्या हो गया, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। सिर्फ एसिड ही क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते। क्या है, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड थ्योरी, स्पेसीज दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज एसिड। तो ये बन गया यहाँ पे एसिड, तो ये एसिड बन गया, इसने लोन पेयर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन होता है Ce4+ का इज एसिडिक इन नेचर, एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कलर है, उस कलर को देख लेते हैं। कलर ऑफ लैंथेनाइड्स, कैसे होते हैं लैंथेनाइड्स, इनके कलर क्या होंगे। तो सम ट्राइवैलेंट लैंथेनाइड आयन, ट्राइवैलेंट मतलब जिसका क्या होगा 3+ होगा, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं इन सॉलिड स्टेट, ओके, एज वेल एज इन सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं लैंथेनाइड के ट्राइवैलेंट आयन। ट्राइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। तो ये सॉलिड स्टेट में भी और यहाँ पे जो होता है सॉल्यूशन स्टेट में भी क्या होते, कलर्ड होते, ओके। ये जो कलर होगा लैंथेनाइड का, ये कलर क्यों होता है, तो ये कलर होगा बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांजिशन, मतलब F से F में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रीजन में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और उसकी वजह से हमें कलर दिखते हैं। तो जो कलर होते हैं आयन के वो अलग अलग होंगे। तो ये जो कलर होंगे, कलर ऑफ आयन हैविंग एन NF इलेक्ट्रॉन इज अबाउट द सेम एज दोज ऑफ हैविंग 14- NF इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, उस टेबल में उन्होंने अलग अलग कलर दिए। तो यहाँ पे देखो, हम देख लेते हैं कौन से आयन का कैसे कलर होगा। तो यहाँ पे जो Pr3+ आयन है, इसके 4f में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ग्रीन कलर होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो
14 माइनस एफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम माइनस करें तो 14 माइनस 2, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। तो यहाँ पे 12 होगा। दूसरा है Tm3+ जो आयन है, इसके 4f में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी ग्रीन कलर का होता है। तो देखो NF कितने इलेक्ट्रॉन है f ऑर्बिटल में, तो NF में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पे Nd3+ जो आयन है, इसके 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं और इसका कलर होता है पिंक। तो देखो 14 माइनस n, f नहीं लिखना है यहाँ पे n चाहिए, 14 माइनस n कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? देखो 14 माइनस कितने यहाँ पे 3 है, तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स। और जो लास्ट वाला है, नेक्स्ट वाला है जो है कलर्ड दिखाता है Er3+, इसके 4f में 11 इलेक्ट्रॉन है, ये पिंक कलर का होता है। तो यहाँ पे देखो NF कितने, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब 11 होगा तब ये पिंक कलर होता है, जब 12 होगा ये ग्रीन कलर होता है। ऐसा एक टेबल दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो इस पे भी आप कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन और राइट शॉर्ट नोट ऑन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड के एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। एज वी मूव अलॉन्ग द लैंथेनाइड सीरीज, हम लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं लैंथेनाइड सीरीज में, डिक्रीज द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, एटम की और आयोनिक रेडिया क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, तो रेडियस जो होगी डिक्रीज होगी। रेडियस मतलब न्यूक्लियस पे से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा वो, तो क्या होता है यहाँ पे? डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिक्रीज स्टेडी होगा। आपके बुक में एक ग्राफ दिया है, वो ग्राफ भी आप देख सकते हो। तो ये स्टेडी क्या होगा? डिक्रीज होगा एटॉमिक और आयोनिक रेडिया का। इसे कहा जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे कहा जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए तो क्या है? मतलब पहले की रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा है, दूसरे की थोड़ी कम होगी, तीसरे की और कम होगी, चौथे की कम होगी। ऐसी क्या हो रही है? एटम की और आयोनिक की रेडियस डिक्रीज हो रही है। इसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कहा जाता है? एज मूव फ्रॉम द वन एलिमेंट टू अनदर, द न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस पे चार्ज भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है बच्चों, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट एटॉमिक रेडिया क्या हो रही है? और आयोनिक रेडिया डिक्रीज हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन? 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन। तो 4f सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये क्या है? इनको कोई भी शील्ड नहीं करता। दे आर पुअरली, न्यूक्लियर चार्ज को क्या करते? अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, इसीलिए मतलब क्या करता है? न्यूक्लियस अगर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है तो साइज क्या हो जाती है? छोटी। इसे ही क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। इसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस करते हैं 4f के इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई शील्डिंग इफेक्ट काम ही नहीं करता। तो इसीलिए ये क्या है? लैंथेनाइड क्या दिखाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ है, वो भी आप देख सकते हो। ये कैसे एटॉमिक रेडिया स्टेडी होती है, मतलब अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसे स्टेडी डिक्रीज दिखेगा आपको। इस पे और एक क्वेश्चन है, अभी मिटा दिया है। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन होते क्या है, ऐसा पूछा है। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। व्हाट इज द मीन ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एटम? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एटम में, ऐसा क्वेश्चन है। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। तो कोई भी न्यूक्लियस जो होता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जब यह अट्रैक्शन डिक्रीज होता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, इसे क्या कहा जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। ये कौन करता है? सपोज मैं सोडियम का ले रही हूँ, 11 नंबर, तो क्या है? इसके पहले सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 281 होगा। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1। तो
तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से क्या है, रिपेल हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये इलेक्ट्रॉन महसूस करते, ये इलेक्ट्रॉन भी उसे एक्सपीरियंस करते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसे एक्सपीरियंस नहीं करे क्योंकि एक्चुअल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़े से बाहर चले जा रहे। इसे ही क्या कहा जाता है, शील्डिंग। मतलब ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने क्या कर लिया, न्यूक्लियस को ऐसे शील्ड कर लिया, स्क्रीन कर लिया, यहाँ तक उसका इफेक्ट वो पहुँचने ही नहीं देते, तो इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ये इफेक्ट दिखाते हैं, जो उन्हें क्या कहा जाता है, शील्डिंग न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। द रिजल्ट इन शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एक्चुअल। एक्चुअल इन्होंने जितना इसका अट्रैक्शन महसूस करना चाहिए था उससे कम महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, ये क्या कर रहे हैं, उसे दूर ढकेल रहे हैं इसकी वजह से। तो इसे क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है यूज योर ब्रेन पावर करके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 185 का। डू यू थिंक दैट द लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स वुड शो मैग्नेटिज्म? तो ये क्या मैग्नेटिज्म दिखाते, तो यस, ये कौन सा मैग्नेटिज्म दिखाते, दे आर पैरा मैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक है नेचर में, तो ये क्या होते, पैरामैग्नेटिज्म को दिखाते, तो उसका आंसर होगा यस, पैरामैग्नेटिज्म। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो आप टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 185 पे। कैन यू कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स यूजिंग द सेम फार्मूला दैट यू यूज फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स? तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए हम जो यूज़ करते थे वही फार्मूला यूज़ करके क्या हम यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज फ्रॉम स्पिन टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंपाउंड। लैंथेनॉइड में क्या होता है, स्पिन ऑर्बिटल क्या होता है, कपलिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड हेंस, यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट होता है वो सिग्निफिकेंट होगा, तो इसे सिंपली स्पिन ओनली फार्मूला इज नॉट यूजफुल, यहाँ पे ये फार्मूला यूजफुल नहीं है। मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैज़ टू बी एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ca3+। उन्होंने कहा है कंपेयर द वैल्यू विद द, जो टेक्स्ट बुक के 186 पेज नंबर पे दिए उसके साथ हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। इट इज़ सेम और डिफ़िकल्ट, ये सेम है या डिफ़िकल्ट है। तो चलो देखते हैं La3+ का क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू, इसी चैप्टर में हमने देखा था, n+n+2 Bm। ओके, तो चलो यहाँ पे Ca क्या है, ये मतलब क्या है, जेनॉन है और 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो Li3+ में क्या है 40, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इसकी म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, 0 × 0 + 2 तो क्या हो जाएगा, 0 × 2, तो वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। ऑन कंपेयरिंग वैल्यू विद द टेक्स्ट बुक पे गिवन द बोथ वैल्यू आर सेम, तो दोनों वैल्यू क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 186 पे वैल्यू दिए, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 186 पे एक टेबल दिया है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लैंथेनाइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो कैलकुलेट करके दिया है। इसके लिए ये फॉर्मूला है, जहाँ पे n क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, कितने बार पूछते पता नहीं, बहुत बार इस पे डिस्कशन हो चुका है। उन्होंने पूछा है व्हाट इज मीन बाय डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। चलो आप लोगों के लिए होमवर्क ही, बहुत बार डिस्कस कर चुके हम, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है। शायद हम 12th में 1-2 बार ये डिस्कस कर चुके, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होता क्या है। क्या होता है डायमैग्नेटिक, द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें पेयर्ड होते हैं,
एंड वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, ये रिपेल होंगे। इनको क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको हम क्या कह सकते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो डायमैग्नेटिक कौन है ट्रांजिशन मेटल में, जिंक है। ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक कौन है, टिटेनियम। और लैंथेनाइड की बात करें तो लैंथेनाइड में डायमैग्नेटिक है एट्रेवियम, सिंगल। और बाकी तो सारे पैरामैग्नेटिक है, लेकिन एक एग्जांपल लिखते हैं, सेरियम। तो ये क्या है, एग्जांपल है, ये डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एग्जांपल है जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होंगे नेचर में। ओके, उसके साथ साथ आप लोग चाहे तो टिटेनियम, ये जो चारों है इनका देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो और फिर देखो इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है फिर अनपेयर्ड है। पेयर्ड हुए तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हुए तो पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, दिस वीकली रिपेल इन द मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक मतलब दे वीकली अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ यूजेस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे इसके। तो यहाँ पे जो तो इनर ट्रांजिशन या ब्लॉक एलिमेंट का जो पहला पार्ट था लैंथेनॉइड्स, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्टिनाइड्स को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे उतने अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल भी रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।